सुप्रीम कोर्ट है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक ऑफिशियल को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि अपना काम ढंग से करो। जो पब्लिक अथॉरिटी है, कोई अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसको कुछ किसी काम के लिए रखा गया है, उसकी कोई ड्यूटी है जिसके लिए उसको चुना गया है, उसको अपॉइंट किया गया है, और वो अगर अपना काम ढंग से नहीं करता है तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट ऑफ मंडामस इशू करेगा और उस पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगा कि अपना काम ढंग से करो, जिस काम के लिए आपको रखा गया है उसको करो। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एसडीएम साहब है, वो एसडीएम साहब अपनी तहसील में बैठते हैं, उनका काम है कि जब भी किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना हो किसी दूसरे बंदे को तो वो रजिस्ट्री ट्रांसफर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और मान लो एसडीएम साहब साइन नहीं कर रहे। अब एसडीएम साहब को चुना गया है कि वो अब काम करें, वो कोई अगर बंदा अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को देना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो वहां सिग्नेचर करें, रजिस्ट्री को ट्रांसफर करें, पर वो नहीं करते। तो एसडीएम साहब एक पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिशियल है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, जिसके लिए उनको रखा गया उस काम को नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं कि आप लोग अपना काम ढंग से करो। यही होती है रिट ऑफ मंडामस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मंडामस इज ए कमांड व्हिच इज इशूड बाय द कोर्ट टू एन अथॉरिटी आस्किंग इट टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी imposed upon it by the constitution or by any other law। इसमें क्या बोलती है, क्या करता है कोर्ट? कोर्ट उनको बोलता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करो जो आपको के ऊपर इंपोज की गई है। पब्लिक ड्यूटी किसने इंपोज की है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है या किसी अन्य लॉ ने की है? तो एसडीएम साहब को जब चुना गया है तो कुछ काम के लिए चुना गया तो वो काम करने ही पड़ेंगे। यहाँ लिखा गया इट इज इशूड ओनली अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल हु इज फेल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। अगर पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तभी इसके लिए उसके अगेंस्ट इशू होती है, हर किसी के अगेंस्ट इशू नहीं होती। अगर इस रिट की ओरिजिन की बात करें, कब ओरिजिन हुई, तो इसका ओरिजिन भी बहुत पुराना है। इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ था, बड़े फ्रांस में। जब इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ उस टाइम पे इस रिट को यूज किया जाता था प्राइवेट इंडिविजुअल को डायरेक्शन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कि वो अपना काम ढंग से करें। जब इंग्लैंड में फ्रांस में जब वहां का राजा जो था वो लोगों से काम करवाता था, तो अगर लोग काम नहीं करते थे रिट ऑफ मंडामस इशू की जाती थी उनके अगेंस्ट काम करवाने के लिए। लिखा हुआ है इट इज ट्रेस्ड बैक टू इंग्लैंड वेयर द किंग इशू द मंडामस व्हेन ही कमांडिंग द पीपल टू डू सम वर्क, कुछ काम उसने करवाने हो तो। अब आगे आती है बात की रिट ऑफ मंडामस के ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पर इशू की जा सकती है, तो इसके ग्राउंड वही सेम रहेंगे। एरर ऑफ जुरिडिक्शन, अगर कोई एसडीएम पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है, एरर कर रहा है, मतलब उसके पास पावर नहीं है फिर भी वो काम को कर रहा है, या फिर पावर है पर उससे बियॉन्ड जाकर काम कर रहा है, वो एरर ऑफ जुरिडिक्शन कर रहा है, रिट इशू हो सकती है। या फिर पब्लिक ऑफिशियल अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, रिट इशू हो सकती है। या फिर कोई पब्लिक ऑफिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना केस को डिसाइड कर रहा है, ये रिट इशू हो सकती है। जो ग्राउंड शास्त्री में पड़े वो सेम ग्राउंड रिट ऑफ प्रोविजन में रहेंगे, ये रिट इशू करने के लिए। अब बात आती है रिट ऑफ मंडामस के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, तो जनरल रूल यही है कि जिस बंदे की राइट्स का वायलेशन हुआ है, जिस बंदे का काम नहीं हुआ है, जिस बंदे का काम पब्लिक अथॉरिटी नहीं कर रही, वो बंदा जो है कोर्ट में जाके ये रिट इशू करवा सकता है, बोल सकता है। अब आती है ये रिट किसके अगेंस्ट इशू होती है, तो जनरली तो मैंने बता ही दिया ये पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही इशू होती है, लेकिन ये रिट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं होती है। इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। दूसरी बात, ये देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी ये इशू नहीं होती है। अब मैं केस को बताऊंगा आपको, वो हमें पढ़ लेना है। द शंकराचार्य केस लो, इस केस में क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट ने रिट ऑफ मंडामस को इशू किया था। तो इस केस में फैक्ट बता देता हूं मैं। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, एक ये जो शंकराचार्य है ये एक्यूज था मर्डर का, इसके ऊपर मर्डर का केस चला हुआ था। तो शंकराचार्य जो था ये एक मठ में श्री शंकरा मठ का पुजारी था, श्री SANKRA शंकरा मठ, इसका पुजारी था श्री शंकराचार्य केस। जब इसके ऊपर केस चला मर्डर का, तो जो श्री शंकराचार्य मठ था, इसका जो बैंक अकाउंट था उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसने सीज करवा दिया, फ्रोजन करवा दिया, मतलब उसको फ्रीज करवा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे इस मठ के, शंकराचार्य एक्यूज था, उसके सिवा और भी लोग होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस मठ के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मंडामस इशू की, मंडामस के लिए अप्लाई किया। उन्होंने बोला कि सर जो पुलिस है वो हमारे साथ हरासमेंट कर रही है, क्योंकि जो पैसा जाता है इस मठ के बैंक में वो डेली दिनचर्या में यूज होता है, तो हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी पैसा कहीं से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बैंक बिल्कुल सीज कर दिए गए हैं। तो ये केवल पुलिस हमें हरास कर रही है, और साथ ही साथ पुलिस जो है जब मन करता है हमारे मठ में घुस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, चल जाती है, तो वो हमारी मर्यादा को, हमारी जो पवित्रता है मठ की, उसको भी वो हरास कर रही है, उसको भी उसका भी मतलब ब्रीच कर रही है, पवित्रता को खत्म कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने, मद्रास के हाई कोर्ट ने इस केस में रिट ऑफ मंडामस को इशू किया था और बोला था कि जो भी पुलिस कर रही है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, और कमांड दी थी कि आपको ऐसा नहीं करना, आप गलत काम कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा मंडामस खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट रिट को पढ़ेंगे जिसका नाम है रिट ऑफ क्वा ब्रंटो। गाइस अब मैं बात करूंगा रिट ऑफ क्वा ब्रंटो की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। तो इंट्रोडक्शन में आपको वही लिखना है जो पीछे मैंने पढ़ा था। रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो रिट ऑफ क्वा ब्रंटो का मीनिंग होता है सिंपली व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्वा ब्रंटो मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका मतलब होता है बाय व्हिच वारंट यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस। तो गाइस रिट ऑफ क्वा ब्रंटो जो है वो मेनली इशू तब की जाती है जब कोर्ट को किसी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति से पूछना हो कि आप किस अथॉरिटी से ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो, आपकी क्या अथॉरिटी है ये ऑफिस होल्ड करने की। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर। जब वो 62 ईयर के हो जाए तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। मान लो कोई जज है वो 64 ईयर्स के हो गए हैं फिर भी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट इशू करवाई जा सकती है, हाई कोर्ट में जाके रिट इशू करवाई जा सकती है, और उनको बोला जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट व्हिच वारंट यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस,
ऑफिस, किस वारंट से, किस अथॉरिटी से आप अभी भी हाई कोर्ट के वर्किंग डेज हो, या फिर व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी आपके पास कि आप अभी भी ऑफिस होल्ड कर रहे हो। तो ये होती है क्वा वारंटो। या फिर मान लो डीसी साहब है, आपको लगता है डीसी साहब जो है वो ये पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इन्होंने तो कभी बीए नहीं करी, टेस्ट नहीं क्वालिफाई किया, कैसे डीसी बन गए। तब भी आप रिट ऑफ क्वा वारंटो इशू करवा सकते हो कोर्ट में जाके। और रिट ऑफ क्वा वारंटो में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यही पूछता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है ऑफिस होल्ड करने की, आप ये कैसे ऑफिस होल्ड कर रहे हो। जैसे होता है, आपने सुना कई बार कि एक बंदा 20 साल से जजमेंट दे रहा था पर कभी लॉ ही पास नहीं की थी, तो उन ऐसे बंदों को कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से ये पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहे हो। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये मीनिंग हो गया इसका। अब बात इसका ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या, स्टेट का उद्देश्य क्या है। मेन पर्पस होगा इट इज टू प्रिवेंट द पर्सन, प्रिवेंट रोकना किसी पर्सन को फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस व्हिच ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड। इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी बंदे को रोकना कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करने से, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से जिसको होल्ड करने का उसका राइट नहीं है। ये इसका इशू है कि कोर्ट पूछता है कि किस अथॉरिटी से आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। तो मेन पर्पस कोर्ट ये होता है जानना कि कैसे आप होल्ड कर सकते हो। अगर कोर्ट को लगता है कि गलत तरीके से कोई ऑफिस होल्ड किया जा रहा है तो कोर्ट उस बंदे को वो ऑफिस वेकेंट करने के लिए ऑर्डर कर देता है। अब आपकी बात, इसका ओरिजिन कहां से, रिट ऑफ क्वा वारंटो का ओरिजिन कब से हुआ। तो इसका ओरिजिन भी इंग्लैंड से हुआ है। बड़े प्राइस में इंग्लैंड का जो क्राउन होता था वो क्या करता था, इस रिट को इशू करता था अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे उनके अगेंस्ट इशू करता था। अगर उसको जानना होता था कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे इस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, इसको किसने चुना, क्या ये क्वालिफाइड है या नहीं है, ये जानने के लिए वो इस रिट को इशू करता था। बहुत पुराना ओरिजिन है इसका भी। अब बात आती है कि हु मे अप्लाई दिस रिट, कौन जो है कोर्ट में जाके रिट ऑफ क्वा वारंटो इशू करवा सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिसर जो है गलत तरीके से अपना ऑफिस होल्ड करके बैठा है, या कोई भी इंसान इस ऑफिस को होल्ड करने के लायक नहीं है, कोई इंसान डीसी बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, या कोई सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसको बना दिया गया है, तो वो ये रिट इशू करवा सकता है। अब पर याद रखना, ये रिट केवल पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट इशू हो सकती है। प्राइवेट ऑफिस पे होल्ड करता है तो उसके अगेंस्ट रिट इशू नहीं हो सकती। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती, कोई प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, उसके अगेंस्ट आप इशू नहीं करवा सकते। ये पूछने के लिए कि आप किस अथॉरिटी से ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तब ये इशू नहीं होती है। केवल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ये रिट इशू होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आता है ग्राउंड्स के रिट को इशू करवाने की पहली बात तो यह है कि एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, वो पब्लिक ऑफिस जो बंदे ने गलत तरीके से होल्ड किया हो, पहली बात तो यह। दूसरा क्या है, जो पब्लिक ऑफिस है ये सब्सटेंटिव नेचर का होना चाहिए। सब्सटेंटिव नेचर का मतलब है कि पब्लिक ऑफिस से खुद में इंडिपेंडेंट है, वो खुद में गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नहीं काम करता, वो सब्सटेंटिव नेचर का इंडिपेंडेंट ऑफिस है। जैसे मान लो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल के अगेंस्ट रिट इशू नहीं हो सकती। तो प्राइवेट स्कूल जो है अगर वो बोलते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के अंदर ही है, हमें गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट से हमारी एफिलिएशन ली हुई है, तो ये बात उसके अगेंस्ट इशू नहीं होगी। केवल उसी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होती है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, जो पब्लिक ऑफिस सब्सटेंटिव नेचर का मतलब खुद में ही इंडिपेंडेंट हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गई, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। प्राइवेट तो खुद में इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो खुद में सब्सटेंटिव नेचर के नहीं है, उनको तो एफिलिएशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, तो उनके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती। अब बात आती है कि तीसरा जो ग्राउंड है वो क्या है, यूसुरपर मस्ट होल्ड ए पब्लिक ऑफिस। यूसुरपर का मतलब है जो गलत तरीके से ऑफिस होल्ड करके बैठा हुआ वो बंदा किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हो, अर्थात अगर प्राइवेट को होल्ड कर रहा हो तब ये रिट इशू नहीं होती, केवल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट होती है। यहाँ पे आप एक केस को लिख लोगे, इसका नाम है अमरिंदर AMARENDER, अमरिंदर चंद्रा CHANDERA वर्सेस नरेंद्र कुमार बसु 1951। इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ ए स्कूल इन कलकत्ता वर रेस्पोडेंट। एक मैनेजिंग कमेटी थी कलकत्ता स्कूल की, उसके मेंबर थे वो रेस्पोडेंट, उनके अगेंस्ट केस किया गया था। The application for क्वा वारंटो was prayed for the question the authority by which these members occupied the post। ये क्वा वारंटो रिट लगाई गई थी, ये पूछा गया था कि इनसे पूछा जाए मेंबर से कि किस अथॉरिटी से वो उस कमेटी के मेंबर बन के बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को बिल्कुल कैंसिल कर दिया और ये बोला कि ये रिट जो है नहीं इशू की जा सकती उन मेंबर के अगेंस्ट, क्योंकि वो मेंबर प्राइवेट स्कूल के कमेटी के मेंबर है, पब्लिक कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, प्राइवेट अथॉरिटी रिट इशू नहीं होती। मतलब एक स्कूल था, उसके कुछ मेंबर थे, कमेटी बन रखी थी, उसकी रिट इशू करवा दी क्वा वारंटो, पर कोर्ट ने बोली रिट इशू नहीं हो सकती क्योंकि जो स्कूल है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट अथॉरिटी के रिट इशू नहीं होती है। अब बात आगे लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं कि व्हेन दिस रिट नॉट बी इशूड, कभी रिट इशू नहीं हो सकती। तो अगर कोई केस विशेष केस है VEXATIOS, अर्थात कोई केस अगर झूठा है, अगर कोई केस झूठा है तो ये रिट इशू नहीं हो सकती। दूसरा, व्हेन द डिफेंडेंट नो लॉन्गर ऑक्युपाइड पब्लिक ऑफिस, अगर जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है अब उसका पब्लिक ऑफिस उसने ऑक्युपाइड नहीं किया हुआ है, मतलब एक जज साहब थे वो 62 ईयर के बाद भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, इमीडिएटली उन्होंने बाद में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, वो छोड़ के चले गए, तब ये रिट इशू नहीं हो सकती। अगर डिफेंडेंट ने अपना ऑफिस छोड़ दिया है तब उसके अगेंस्ट रिट इशू नहीं हो सकती। इस क्वा वारंटो में आप एक केस और लिख लेना, वही बड़ा लैंडमार्क केस है। ये केस है UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी, UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी। इसमें भी रिट ऑफ क्वा वारंटो इशू की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये रिट इशू नहीं की जा सकती। मतलब इस केस में बोला था, इस केस आल्सो डील्स विद द रिट ऑफ क्वा वारंटो, इसमें रिट ऑफ क्वा वारंटो इशू की गई थी। इसके फैक्ट्स मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो लेक्चर, आप खुद देखना, भाई लैंडमार्क केस है, आप इसको लिख लोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लास्ट डेट को पढ़ लिया, लास्ट डेट खत्म होगी, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और अपने इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर गाइस आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा मोबाइल फोन नंबर लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। दूसरी बात, अगर गाइस आप चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो लो विद ट्विंस जो है वो इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लो विद ट्विंस टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा अपना एक ब्लॉगिंग चैनल है, हम लाइव के डेली ब्लॉग्स डालते हैं दोनों ब्रदर, तो प्लीज ब्लॉग विद ट्विंस इसको प्यार दें अपना, एक बार प्लीज जरूर प्यार दें, क्योंकि हमें आपके प्यार की जरूरत है। इसको जरूर प्यार करें, इसमें बड़े कम सब्सक्राइबर है, आप भी बढ़ा सकते हैं, इसको प्यार करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस में लगाएं व्हाट्सएप के, ये चैनल को हमारी सपोर्ट करें। गाइस हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर ली है,
आप प्ले स्टोर में जाए, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, आप प्ले स्टोर में जाएं और लो विद ट्विंस सर्च करें, लो विद ट्विंस, आपको हमारे लेक्चर सारे वहां मिल जाएंगे। प्राइस भी वहां लिखा हुआ है, हम वहां पे प्राइस जो है कम ज्यादा करते रहेंगे। हम जब दिवाली ऑफर आएगा, ऑफर आता है, हम कम कर देंगे, जैसा भी होगा। तो आप वहां जाके हमारे लेक्चर परचेज कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी। तो गाइस आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गाइस अब हम इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है, इंपोर्टेंट टॉपिक भी है कि इंजेक्शन क्या होता है। देखिए गाइस, आपको बता दूं कि कभी भी आपके फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का वायलेशन होता है तो आपके पास दो प्रकार की रेमेडीज होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी रेमेडीज, साधारण रेमेडीज, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज का मतलब होता है ऐसी रेमेडीज जो हमें आर्टिकल 32 और 226 के अंदर मिलती हैं, अर्थात रिट्स को इशू करके जो हमें रेमेडी मिलती है, तो हमने जो ऑलरेडी पढ़ ली है वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज। और ऑर्डिनरी रेमेडीज में मेनली आता है इंजेक्शन, डिक्लेरेशन और डैमेजेस। आपके सिलेबस में इंजेक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये इंजेक्शन है, आपका सारा कुछ इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। अब बात आती है कि इंजेक्शन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो गाइस इंजेक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्डर कोर्ट का, एक जुडिशियल ऑर्डर कोर्ट का, जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति को, किसी अथॉरिटी को कोई काम करने को बोलता है या कोई काम नहीं करने को बोलता है। मतलब इंजेक्शन इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन व्हिच द कोर्ट डायरेक्ट एनी पर्सन टू डू सम वर्क और नॉट टू डू सम वर्क। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन में भी टेकन एज एन ऑर्डर। ये है तो ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा, जुडिशियल ऑर्डर, मतलब कोर्ट का ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट एड्रेस्ड टू ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिफोर इट and requiring him to refrain from doing or not or to do a particular act। मतलब इंजेक्शन एक प्रकार का ऑर्डर है जिसमें जो कोर्ट है वो जो कोर्ट के सामने केस चला हुआ है, पार्टी उसके सामने आई है, उन पार्टी को कुछ करने को बोलता है या कुछ करने से रुकने को बोलता है। ये इसका मीनिंग है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं जज साहब हूँ, मेरे सामने ये दो पार्टीज हैं, ए और बी पार्टीज हैं। ए बोलता है कि बी ने मेरी लैंड पे पोजेशन कर रखा है, बी बोलता है मैं ओनर हूँ। तो बी के लैंड पे कुछ बनाने लगता है, घर बनाने लगता है। ये मेरे पास पहुंच जाता है कि सर अब तक ओनरशिप का टाइटल क्लियर नहीं हुआ है और ये घर बनाने लगता है लैंड पे। तो मैं इसको ऑर्डर कर सकता हूँ कि जब तक पता ना चल जाए कि लैंड का ओनर ये है या आप हो, आप घर नहीं बनाओगे, इसको एज इट इज रहने दो। अर्थात मैंने स्टेटस को लगा दिया, कुछ मैंने स्टे लगा दी उस जमीन पे, कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये होता है इंजेक्शन का ऑर्डर। इसको इंजेक्शन का ऑर्डर कहा जाता है कि कोर्ट कुछ करने को बोलता है या कुछ करने से रुकने को बोलता है। मेरे केस में क्या हुआ, कोर्ट ने इस पार्टी को घर बनाने से रोका, कुछ करने से रोका। तो ये इंजेक्शन है। अब आती है बात की टाइप्स ऑफ इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट जो है किसी पार्टी को प्रोहिबिट करता है, मना करता है कोई कार्य करने से। और मैंडेटरी इंजेक्शन का मतलब होता है कोर्ट जो है किसी पार्टी को कमांड देता है, डायरेक्शन देता है कोई कार्य करने से, वो होता है मैंडेटरी इंजेक्शन। अब मैं बात करूंगा प्रोहिबिटरी इंजेक्शन की, फिर आगे दो प्रकार का होता है, एक टेम्पररी इंजेक्शन, एक होता है परपेचुअल इंजेक्शन। परपेचुअल इंजेक्शन को परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं। ये होता है टेम्पररी, एक होता है टेम्पररी इंजेक्शन। अगर मैं टेम्पररी इंजेक्शन की बात करूं तो टेम्पररी इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब कोर्ट फॉर टाइम बिंग इंजेक्शन का ऑर्डर पास करता है, कोर्ट के सामने कोई केस चला हुआ है और जब कोर्ट का केस चला हुआ है उसके टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए एक टेम्पररी ऑर्डर पास कर देता है कोई काम करने के लिए या कोई काम नहीं करने के लिए, उसको टेम्पररी इंजेक्शन कहा जाता है। जैसे कई बार कोर्ट स्टे का ऑर्डर पास कर देता है, स्टेटस क्वो लगा देता है। एग्जांपल दिया, ए और बी के भी विवाद चला है और ए और बी के भी लैंड की ओनरशिप का विवाद चला है। ए जो है लैंड पे करना लग पड़ता है, तो बी कोर्ट के पास जाता है कि सर अब तो लैंड का ओनरशिप का क्लियर नहीं हुआ और ए कैसे घर बना सकता है। तो कोर्ट बोल सकता है ए को कि घर नहीं बनाना है, स्टेटस क्वो लगा सकता है। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है, स्टेटस क्वो इसका मतलब होता है एज इट इज रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो, स्टे टाइप लगा देता है। और दूसरा आता है परपेचुअल इंजेक्शन, इसका मतलब होता है परमानेंट इंजेक्शन। इसमें कोर्ट जो है जब कोर्ट फाइनल केस को डिसाइड कर देता है तब कोर्ट फिर क्या करता है, परपेचुअल इंजेक्शन लगा देता है। जब कोर्ट फाइनल इंजेक्शन लगा देता है, परमानेंट इंजेक्शन लगा देता है, मतलब परमानेंटली कोर्ट बोल देता है ये करना है या नहीं करना है, ये होता है परमानेंट इंजेक्शन। जैसे कोर्ट के सामने ए और बी का केस चला था कि लैंड ए की है बी की है और कोर्ट को लग गया पता लैंड किसकी है, टाइटल प्रूव हो गया, तो कोर्ट फिर परमानेंट इंजेक्शन लगा देगा जिसमें कोर्ट कोई कार्य करने के लिए बोल सकता है या कोई कार्य नहीं करने के लिए बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने किसी एक पार्टी को बोल दिया तूने यहाँ पे घर बनाना है नहीं है कभी भी, तेरी तू उसका ओनर नहीं है, तो ये परमानेंट इंजेक्शन है और वो बंदा कभी भी घर नहीं बना सकता वहां पे, क्योंकि वो लैंड दूसरे की है, प्रूव हो गया और उसको बोलेगा कि आप घर बना सकते हो। तो मतलब कोर्ट जो है परमानेंटली ऑर्डर कर देता है, जो कि हमेशा रहता है। फिर अब बात ये आती है कि जो इंजेक्शन का ऑर्डर है कि वेदर इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, क्या इंजेक्शन का ऑर्डर देना कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है या कोर्ट बाउंड तक देना ही पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अपनी मनचाही पावर होती है। कोर्ट चाहे तो इंजेक्शन का ऑर्डर पास कर दे, कोर्ट चाहे तो नहीं करे, उसकी अपनी मर्जी है। केस का नाम है विशाल डिग्री कॉलेज वर्सेस लक्ष्मी नारायण, विशाल डिग्री कॉलेज वर्सेस लक्ष्मी LAXMI लक्ष्मी नारायण NARAYN। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द रिलीफ ऑफ इंजेक्शन इज प्योरली डिस्क्रिशनरी। इसमें बोला कि रिलीफ ऑफ इंजेक्शन प्योरली डिस्क्रिशनरी है। द प्लेंटिफ कैन नॉट क्लेम इट एज ए मैटर ऑफ राइट। प्लेंटिफ जो केस करने वाला बंदा है वो कभी भी इसको एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे चाहिए इंजेक्शन, ऐसा नहीं है, कोर्ट की अपनी मर्जी है। द कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग द रिलीफ, किसे मैं बता रहा हूं, मस्ट कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। जब भी कोर्ट इंजेक्शन का ऑर्डर करता है पास तो कोर्ट को अपने मन में जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान रखना पड़ता है और फिर भी काम करना पड़ता है। तो हमारा इंजेक्शन का काम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। गाइस अब मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करूं, टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं इसको पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे गाइस कि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का समझो मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जुडिशियल फंक्शन अदा करती हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रूप में ही अदा करती हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उनको केसेस को डिसाइड करने की पावर दी होती है, जब वो एक्सरसाइज करती हैं पावर्स को तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रूप में ही करती हैं। उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मेंबर बनाया जाता है और वो ट्रिब्यूनल फिर केस डिसाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एग्जांपल हैं जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जैसे लेबर कोर्ट हो गए, लेबर ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बने हैं, जैसे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बने हैं, वो उनकी बात की हुई है। उन ट्रिब्यूनल्स में मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं, उनकी मेंबर्स जो काम करती हैं। अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या हमारे
भारतीय संविधान में कहीं इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इनका जो ट्रिब्यूनल टर्म है, सिर्फ ट्रिब्यूनल टर्म है, इसको तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 में 136 में यूज किया गया है, ट्रिब्यूनल टर्म को इन आर्टिकल्स में यूज किया गया है। और अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूरी टर्म के बारे में, तो इस टर्म का जो जिक्र है वो आर्टिकल 323A और 323B में जिक्र किया गया है। ये 323A और B दोनों जो है वो 42nd जब अमेंडमेंट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी भारत संविधान संशोधन, तब ऐड किया गया था और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करते हैं। अब बात आती है कि इनका मीनिंग क्या है। तो गाइस हमारे पूरे भारतीय संविधान में, पूरे किसी भी लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मीनिंग को नहीं दिया गया, डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, ये जो आर्टिकल है वो इन टर्म को यूज करते हैं, आर्टिकल 227 और 136 जो है वो ट्रिब्यूनल वर्ड को यूज करते हैं, और ये आर्टिकल जो है 323A और B ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टर्म को यूज करते हैं, बट डिफाइन नहीं करते। तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो अगर डिक्शनरी मीनिंग आप देखते हो तो डिक्शनरी मीनिंग बहुत ही वाइड है। डिक्शनरी मीनिंग में ये लगता है पता कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो सिंपल कोड को भी ऐड कर देता है, जो हमारे साधारण कोड होते हैं, जो कोड होते हैं तहसील, जो कोड आपको पता ही है, उनको भी ऐड कर देता है। पर जनरली जो सच्चाई ये है कि कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चीजें दोनों। लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो कि केसेस को डिसाइड करती है, पर वो कोर्ट के स्फीयर से बाहर है, कोर्ट की तरह नहीं होती, कोर्ट से अलग होती है। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग आपको क्लियर होता जाएगा और ज्यादा। अब बात आती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं से पहले मैं मीनिंग के ऊपर केस को आपको लिखवाना चाहूंगा, वो केस को आप लिख लीजिए। केस का नाम है दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह। दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म ट्रिब्यूनल डज नॉट मीन द सेम थिंग एज कोर्ट, इट इंक्लूड्स विद इन द लिमिट्स या एम्बिट ऑफ द कोर्ट। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये भी कोर्ट के दायरे में ही आते हैं, पर ये कोर्ट से बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की क्या विशेषता है, क्या इसकी फीचर्स है? पहला स्टैट्यूटरी ओरिजिन। इसका मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनका जो ओरिजिन होता है, जो उनका जन्म होता है, वो किसी स्टैच्यू से होता है, किसी रिटन लॉ से होता है। अर्थात पार्लियामेंट एक स्टैच्यू बनाएगी, उस स्टैच्यू के अंडर गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी, गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकती है, तो उसी स्टैच्यू को मद्देनजर रखते हुए ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश होगा। मतलब स्टैट्यूटरी ओरिजिन इसका होता है, ये स्टैच्यू से के अंडर बनता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया है। एक बार बता दूं मैं आपको, वो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इवन तो गवर्नमेंट उनको एस्टैब्लिश करती है स्टैच्यू के जरिए, पर वो उनके कंट्रोल में नहीं होते। दूसरी बात आती है बाउंड टू एक्ट जुडिशियली एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं उनको जुडिशियली काम करना पड़ता है, मतलब जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के काम करना पड़ता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है, जो हमने पीछे पढ़े ओडी एक्ट में रूल अगेंस्ट बायस वो वाले। तीसरी जो विशेषता है कि नोट द कोर्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस। हमें लगी क्या पता कि ये कोर्ट नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस में, ये स्ट्रिक्ट सेंस में कोर्ट नहीं है, इट ओनली कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की एम्बिट में आते हैं पर कोर्ट नहीं है। नोट बाउंड बाय द एविडेंस एक्ट। ये बात याद रखना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो एविडेंस एक्ट को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होते। जो हमारे साधारण कोर्ट है उनको एविडेंस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होते। अगला पॉइंट है नोट बाउंड बाय द सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो सीपीसी को फॉलो करने के लिए बाउंड भी नहीं होते। मतलब ये हुआ कि उनके सामने कोई केस आता है तो उनको अगर सिविल केस आता है तो उनको सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, या फिर जो प्रोसीजर स्टैच्यू के अंदर दे रखा हो, जिनके अंदर उनको एस्टैब्लिश किया गया था, उनको फॉलो करते हैं। पर ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि जल्दी जल्दी केस का निपटारा करें और कोई भी टेक्निकलिटीज को फॉलो ना करें। जैसे कि बाकी हमारे साधारण कोर्ट होते हैं, उनको सीपीसी को फॉलो करना पड़ता है, एविडेंस को फॉलो करना पड़ता है, लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि केस डिसाइड करने में बहुत समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसलिए एस्टैब्लिश किए गए थे कि ये जल्दी केस का निपटारा करें, जल्दी जल्दी केस खत्म हो और लोगों को जस्टिस मिले। तो इसलिए बोला गया कि ये बाउंड नहीं है सीपीसी को फॉलो करने के लिए और एविडेंस लॉ को फॉलो करने के लिए। ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, मतलब दोनों पार्टीज को सुनेंगे और कोई बायसनेस नहीं करेंगे और डिसीजन दे देंगे, उनका डिसीजन मान्य होगा। और अगर जिस स्टैच्यू के अंदर वो एस्टैब्लिश हुए हैं उस स्टैच्यू के अंदर प्रोसीजर दे रखा है, उनको फॉलो कर उस प्रोसीजर को ये फॉलो करेंगे, पर सीपीसी एविडेंस को फॉलो नहीं करेंगे। अब बात आती है बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन स्टैच्यू। हमने कर दिया, जो स्टैच्यू प्रोसीजर दे रखा होगा उसको ये फॉलो करने के लिए बाउंड है। आगे प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल आर नॉट यूनिफॉर्म। ये बात याद रखना, जब ट्रिब्यूनल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उनका प्रोसीजर यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया, अगर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करेगा। एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बने हैं वो एनवायरमेंटल लॉ के अंदर दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रोसीजर नहीं दिया है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। मतलब हर एक स्टैच्यू, हर एक ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है। एनवायरमेंटल एक्ट के अंदर प्रोसीजर अलग दिया होगा, इनकम टैक्स के अंदर अलग दिया होगा, तो मतलब उनका प्रोसीजर यूनिफॉर्म नहीं होता। जो साधारण कोर्ट है हमारे, उनका प्रोसीजर यूनिफॉर्म होता है। सभी कोर्ट को सीपीसी को फॉलो करना पड़ेगा हर केस के लिए, एविडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। पर इनके लिए प्रोसीजर सेम नहीं होता, क्योंकि ये जिस स्टैच्यू के अंदर एस्टैब्लिश होती है उस स्टैच्यू के अंदर जो प्रोसीजर दिया होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स एक्ट का अलग प्रोसीजर होगा, एनवायरमेंटल का अलग होगा, लेबर का अलग होगा। ये आपने याद रखना कि इनके प्रोसीजर यूनिफॉर्म नहीं होते। ट्रिब्यूनल आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। इवन तो गवर्नमेंट एक स्टैच्यू के अंदर को एस्टैब्लिश करती है पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करते। प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल आर रिगार्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। जब ट्रिब्यूनल काम करते हैं तो उनके प्रोसीजर को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, अर्थात उनकी जो प्रोसीडिंग है वो न्यायिक प्रोसीडिंग की मानी जाती है। अब आती है बात नए क्वेश्चन की कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या सिमिलरिटी है और ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंसेस है। अगर सिमिलरिटी की बात हम करें तो आपको पता ही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या जो कोर्ट है ये बोथ आर इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट। उनको दोनों को स्टेट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट ही कोर्ट को एस्टैब्लिश करती है और स्टेट ही जो है वो ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करती है। ये सिमिलरिटी होगी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? बोथ डिस्चार्ज द जुडिशियल फंक्शन एंड एक्सरसाइज द एडजुडिकेटरी पावर। तो दोनों है, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो चाहे वो कोर्ट हो, दोनों को केसेस को डिसाइड करना है, एडजुडिकेटरी फंक्शन को अदा करना है, जुडिशियल फंक्शन को अदा करना है।
ये भी सिमिलैरिटी होगी। तीसरी क्या है, बोथ आर adjudicatory bodies and decide the dispute, दोनों जो adjudicatory bodies हैं और dispute को डिसाइड करती हैं। चौथा क्या है, both are required to observe principle of natural justice, चाहे कोर्ट हो चाहे ट्रिब्यूनल हो, दोनों को principle of natural justice को फॉलो करना ही पड़ता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने principle of natural justice को किया था। अगला क्या है, both are required to record a reason in support of their decision, तो दोनों हैं इनको अपने डिसीजन की सपोर्ट में रीजन देना पड़ता है, जो भी वो केस डिसाइड करते हैं क्यों किया इनको प्रॉपर रीजन देना पड़ता है। तो ये सिमिलैरिटीज है दोनों में। फिर क्या है, बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड दोनों चाहे कोर्ट हो ये भी इंडिपेंडेंट है ये भी इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनकी सिमिलैरिटीज होगी। अगर बात करेंगे कि इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द सीपीसी प्रोसीजर एज वेल एज द एविडेंस प्रोसीजर, बट जो ये कोर्ट होते हैं ये कोर्ट को दोनों के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, द कोर्ट जो होते हैं ये कोर्ट जो है इनके पास पावर होती है कि ये किसी भी लॉ की कंपिटेंसी को जज कर सकते हैं, किसी भी लॉ की वैलिडिटी को जज कर सकते हैं कि लॉ वैलिड है या नहीं है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं है कि जिसके अंदर ये एस्टैब्लिश हुए हैं ये उसी की स्टैच्यू की वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूट करें, जज करें। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बने हैं, अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स के मुद्दे सुनेंगे, अब वो केस आ गया तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इनकम टैक्स एक्ट ही गलत है, नहीं, ये उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट जो है वो स्टैच्यू की वैलिडिटी को चेक कर सकता है। तीसरा जो इसमें डिफरेंस है वो लिखा गया है, कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम व्हिच इज ए ट्रिब्यूनल, व्हाइल द ट्रिब्यूनल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। जो कोर्ट है ये पुराने समय से जो सिस्टम आ रहा है ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम उसका पार्ट है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो पुराने समय से आ रहे कोर्ट का पार्ट नहीं है, ये नया कंसेप्ट है, न्यू एस्टैब्लिशमेंट है, ये पुराना कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं कोर्ट की बात करूं, अब कोर्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द ऑफिसर ट्रेन्ड इन लॉ बट इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल इट इज नॉट सो इन ऑल केसेस। बोला गया है कि जो कोर्ट होंगे तो जो इसमें बंदे बैठेंगे केस को डिसाइड करेंगे वो ट्रेन्ड लॉ होंगे, लॉ बैकग्राउंड होंगे, एडवोकेट होंगे, लॉ पढ़े होंगे, बट ट्रेन्ड लॉ बंदे होंगे, ट्रेन्ड लॉ में ट्रेन होंगे। लेकिन जो ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं मैंने आपको बोल ही दिया कि इसमें जरूरी नहीं है कि जज बैठेंगे या एडवोकेट बैठेंगे, लॉ बैकग्राउंड के लोग बैठेंगे, इसमें तो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो यूपीएससी के प्ले करके आए हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रिब्यूनल के मेंबर जो है ट्रेन्ड लॉ बैकग्राउंड से हों, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उसमें जो है 10 मेंबर लॉ बैकग्राउंड से होते हैं, 10 मेंबर एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉ बैकग्राउंड के होते हैं, पर स्पेशल और नॉलेज होता है, इनकम टैक्स में हो गया, एनवायरमेंटल में हो गया। तो वही बात बोलिए कि ट्रिब्यूनल जो है उनके मेंबर लॉ बैकग्राउंड के हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर इसमें लॉ बैकग्राउंड के ही होंगे। फिर इसमें को लिखा गया है, a tribunal is established to deal with the particular case or with a number of closely related types of case. A tribunal is vested with the limited jurisdiction to decide a particular issue, but a court is vested with general jurisdiction over all the matters. तो इसमें ये बोला गया है कि जो ट्रिब्यूनल है ये तो पर्टिकुलर केस सुनने के लिए एस्टैब्लिश होते हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल टैक्स के मामले सुनेंगे, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एनवायरमेंटल के मामले सुनेंगे, लेकिन जो कोर्ट होता है ये सारे के सारे मामले सुनता है। जो भी सिविल कोर्ट सभी सिविल केसेस सुनेगा, क्रिमिनल कोर्ट सभी क्रिमिनल केसेस सुनेगा, मतलब बोलने का ये सारे मामले सुनती है। पर ये जो है स्पेशल एस्टैब्लिश किए जाते हैं स्पेशल मामले सुनने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका विकास ही क्यों हुआ। गाइस अगर आपको अब पेपर में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ग्रोथ क्यों हुई या उसके बेनिफिट क्या है या मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, या आप सारे पॉइंट लिख सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ग्रोथ क्यों हुई वो हम पढ़ेंगे, आपको समझा जाएगा। गाइस देखो मैंने आपको बोल ही दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको एडजुडिकेटरी पावर्स दे दी। तो इसकी ग्रोथ के क्या कारण थे, पहला तो ग्रोथ ये हुआ कि रिलीज द बर्डन ऑफ द कोर्ट। आपको पता है हमारे देश में हमारे कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत सारे केसेस को डिसाइड करना पड़ रहा है, बहुत सारे केस पेंडिंग है, हजारों केस पेंडिंग है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो रखा है। तो उनके बर्डन को रिलीज करने के लिए कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ग्रोथ हुई, जिसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने अपना बर्डन अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दे दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बर्डन को शेयर कर लिया, तो दोनों में जब बर्डन शेयर हो गया तो कोर्ट का बर्डन रिलीज हुआ है। तो ये इसकी ग्रोथ का कारण है। दूसरा क्विक जस्टिस बाय द ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बता ही दिया कि जो ट्रिब्यूनल है वो जो है कभी भी ना तो सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ना एविडेंस के, ये जल्दी जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करती हैं। एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कोर्ट को सीपीसी एविडेंस को फॉलो करना पड़ता है, केस को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से केस डिसाइड नहीं होता है। तो इसलिए क्विक जस्टिस जो ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करते हैं और ये इसका बेनिफिट है, फायदा है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी हुई है। चीप प्रोसेस, इसका मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रोसेस है वो बड़ा ही चीप है, मतलब बड़ा ही सस्ता है। अगर आपको ऑर्डिनरी कोर्ट में केस फाइल करना हो आपको कोर्ट की फीस देनी पड़ती है, लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, काफी खर्चा होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इतना खर्चा आपको नहीं होता, आपकी फीस भी कम होती है, बड़ा लंबा केस चलता है, जल्दी केस निपटारा हो जाता है, जल्दी आपको जस्टिस मिल जाता है, उसका प्रोसेस बहुत चीप है, इसलिए इसकी ग्रोथ हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, इसका बेनिफिट भी है मेरिट भी है। नीड फॉर द एक्सपर्ट, अब आपको बता दूं मैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस को डिसाइड करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो इनकम टैक्स के केसेस हैं, तो कई बार जजेस जो है वो लो बैकग्राउंड के होते हैं, बीए करके आए होते हैं, लॉ की होती है, तो उनको टैक्स के प्रॉपर मुद्दों का पता नहीं होता, तो इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, तो वो जल्दी केसेस को निपटा देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपने टैक्स के मुद्दों में वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, जल्दी केस के मुद्दे निपटा देते हैं, और इसलिए कई बार केसेस में हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो एक्सपर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बैठे होते हैं, और हमें इसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ग्रोथ हुई है, और ये इसके मेरिट भी है, फायदा भी है, एडवांटेज भी है। फिर आता अगला पॉइंट, इनएडुकेटिव जुडिशियल सिस्टम। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ज्यादा इनएडुकेटेड है, आपको पता है अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है, पहली बात तो कॉस्टली बहुत है, पैसा बहुत खर्च होता है, दूसरा ये स्लो होता है, तो इसकी वजह से इनएडुकेट है। तो इसकी वजह से भी कि कोई बंदा केस करना चाहता है या कभी केस करता है, उसको पता है कि 20 साल लग जाएंगे केस को डिसाइड होने में, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, इसकी वजह से वो केस ही फाइल नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव देखा गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, वो जल्दी केस को निपटा देते हैं, जल्दी केस निपटारा कर देते हैं, और एक्सपेंसिव भी नहीं होते, चीप होते हैं, तो इसलिए भी ग्रोथ हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, ज्यादा आज के टाइम पे इनके पास केस दिए जा रहे हैं। अब आता है फंडामेंटल अप्रोच टू सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए गाइस हमारे देश में बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सामाजिक और आर्थिक बहुत सारी कमियां हैं, प्रॉब्लम है, तो उन कमियों को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नीड महसूस हुई है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ हुई है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे कैट के बारे में, CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। हाँ
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ये पेपर में आपको आ सकता है, ये भी ट्रिब्यूनल से डील करता है कैट भी। तो अगर मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करूं तो इसे 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बना, और इस एक्ट के बाद जो है उस एक्ट के अंदर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। मैं आपको बता दूं, ये एक्ट जो था वो पार्लियामेंट में बनाया था। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 323 ए का यूज किया और इसको बनाया। ये आर्टिकल 323 ए और बी जो है ये 92वें संवैधानिक संशोधन के बाद ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। रीजन था कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने का, और इसी आर्टिकल को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बनाया और उसके बाद कैट को इस्टेब्लिश कर दिया। अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट इज रिस्पांसिबल फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ मैटर कनेक्टेड विद रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सनल पब्लिक सर्विस इन इंडिया। क्या बोला गया है कि कैट जो है ये रिस्पांसिबल है उन केसेस का ट्रायल सुनने के लिए, ट्रायल कराने के लिए जो मेनली डील करते हैं पब्लिक सर्विस से, अर्थात जो गवर्नमेंट की सर्विस से डील करते हैं, पब्लिक सर्विस से डील करते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आर्टिकल 323 ए इज ओनली फॉर ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर। जो पब्लिक सर्विस मैटर है ये उसी से उन्हीं केसेस को सुनने से डील करते हैं। जो भी गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनको लेकर जो केस होता है ये उन्हीं से डील करते हैं। किया गया है ट्रिब्यूनल ड्राइव दिस जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी फ्रॉम दिस आर्टिकल। और जो ट्रिब्यूनल है ये कैट जो है ये अपनी पावर को ड्राइव करता है, जुरिडिक्शन जो इसको मिलती है वो आर्टिकल 323 ए के अंदर इसको मिलती है, वहीं से ये अपनी जुरिडिक्शन को ड्राइव करता है। अगर मैं आर्टिकल 323 ए की बात करूं और 323 बी की बात करूं, दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 323 ए है वो मेनली मैं बता दूं आपको, वो मेनली डील करता है, वो मेनली आर्टिकल 323 ए जो है इट मेनली प्रोवाइड्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू द पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो आर्टिकल 323 ए के अंडर ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करने हैं तो वो केवल पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकती। और जो आर्टिकल 323 बी है इसका प्रयोग जो है वो पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब आगे बात आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कैट है, सीएटी है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एक और अदर मेंबर्स भी होंगे। जो अदर मेंबर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरपर्सन की बात की जाए तो ये इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 साल तक काम करेगा, 5 साल, या फिर उसकी एज 65 ना हो जाए, जो पहले आ गया उतना काम करेगा। मान लो मैं हूं, मुझे इसका मेंबर बना दिया, मेरी उम्र मान लो 50 साल है तो 50 + 5 मैं 55 साल तक काम करूंगा। या फिर मान लो मेरी एज जो है वो 62 साल है तो 62 + 3 मेरी 65 हो जाएगी तो मैं 65 साल तक ही काम करूंगा। मतलब आइदर 5 ईयर और 65 ईयर विच इज अर्लियर, जो पहले आ गया उतना काम करेगा चेयरपर्सन। और वाइस चेयरपर्सन की बात करूं मैं तो ये जो है 5 साल या 62 ईयर जब इसकी एज ना हो जाए तब तक काम करेगा। मतलब द वाइस चेयरपर्सन शैल वर्क फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर और अंटिल ही अटेन एज ऑफ 62 ईयर विच एवरेज अर्लियर। और बाकी अदर मेंबर्स होंगे, इसमें जो मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है सभी को, ठीक है। अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं तो चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन शुड बी ए सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, या हाई कोर्ट का जज होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। ये आपने बातें याद कर लेनी है। अब आती है बात कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैट है, सीएटी है, इसकी क्या फंक्शन है। ये मैंने गाइड यहाँ लिखे नहीं है, मैं बड़ा थक गया हूं लिख लिखकर, तो मैं आपको बोलूंगा, आपको अपने सुनते रहना क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन लिखा हुआ है द ट्रिब्यूनल हैज बीन कन्फर्ड द पावर टू एक्सरसाइज द सेम जुरिडिक्शन एंड अथॉरिटी रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज ए हाई कोर्ट। मतलब जो कैट है इसको ऐसी पावर दे रखी है जैसे कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में डील करने की। अगर कोई भी हाई कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट करता है तो उसके पास आर्टिकल 215 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दे रखी है कि वो पुनिश कर सकता है इन फर्स्ट इंस्टेंस। वैसे ही कैट के पास भी पावर है कि कोई भी कंटेम्प्ट करता है तो वो भी उनको पनिश कर सकता है। दूसरी बात, अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल कुड बी मेड इन द हाई कोर्ट एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। जब भी हाई कोर्ट से, जब भी ट्रिब्यूनल आप कैट ये केस सुनता है और कैट से आपने अपील करनी है तो आप डायरेक्टली अपील सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं कर सकते, आपको पहले हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी। और ये बात बोली थी चंद्रा कुमार केस 1997, ये किस बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंद्रा CHANDRA चंद्रा कुमार केस 1997 में ये बात बोली गई थी। आगे द कैट हैज 17 बेंचेस इन द कंट्री एज वेल एज 21 सर्किट बेंच। मतलब जो कैट है इसके 17 बेंचेस है, 17 इसकी सिटिंग प्लेस है पूरी कंट्री में और 21 इसकी सर्किट बेंच है। सर्किट बेंच CIRCUIT, सर्किट बेंच का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेंच लगते रहते हैं हर हफ्ते हर महीने। एक बार जो है बेंच हिमाचल प्रदेश लग गया, दूसरी बार पंजाब लग गया, फिर उसका यूपी लग गया, ऐसे सर्किट बेंच जो है। तो वो सर्किट बेंच कितने हैं, वो 21 है और 17 जो है वो रेगुलर बेंच है। जो कैट है इन डिसाइडिंग केसेस द ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट बाउंड बाय CPC। जो कैट है CPC से बाउंड नहीं है, ये केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो करेगा। मैंने पहले आपको बता दिया है। आगे लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द सैलरीज, एमोलमेंट एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ ट्रिब्यूनल। जो सैलरी होगी, जो अदर कंडीशन होगी, जो भी एमोलमेंट्स होंगे वो सारे को डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल्स के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। आगे आती है बात, ए पिटिशनर कैन आइदर अपीयर इन पर्सन बिफोर द ट्रिब्यूनल और टेक द हेल्प ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर। किसी कैट के सामने अगर किसी बंदे ने अपीयर होना है तो वो खुद भी अपीयर हो सकता है, इन पर्सन खुद अपना केस लड़ सकता है, या फिर अगर उसको नहीं लड़ना है तो वो किसी व्यक्ति की हेल्प ले सकता है, किसी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प भी ले सकता है। अब बात आती है कि इसकी जुरिडिक्शन क्या है, कैट की क्या जुरिडिक्शन है, ये आप लिखोगे जुरिडिक्शन का कैट। तो क्या जुरिडिक्शन है, द कैट एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन ओवर ऑल द सर्विस मैटर कंसर्न्ड विद मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं उनसे लेकर कोई भी डिस्प्यूट है उसको ये कैट सुनेगा। पर्सन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट जो भी पोस्ट, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी बंदा जॉब कर रहा है, मतलब ये सर्विसेज दे रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उस पर कोई डिस्प्यूट
प्रिंसिपल पैदा होता है तो ये कैट के पास जुरिडिक्शन है उसको सुनने की। तो हमारा कैट लगभग कवर हो गया। इसमें आपने ये दिख रहा है कि इंडिपेंडेंस, एक हेडिंग लिखनी है इंडिपेंडेंस। जो कैट है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के अंडर नहीं है, इसको इवन जो पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया है तो ये पार्लियामेंट के अंडर काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपने ये भी हेडिंग बना लेनी है। आगे क्या है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। अपील मैंने बताई थी, अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जाती, पहले हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट के बाद ही इसके डिसीजन से, जब कैट के डिसीजन से बंदा सेटिस्फाई नहीं है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये हो गया। एक आप हेडिंग में भी लिख सकते हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द कैट। प्रोसीजर कौन सा है, इट इज नॉट बाउंड बाय द सीपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट ओनली फॉलो द प्रोसीजर ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हमारा कैट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पीआईएल को डिस्कस। तो गाइस जो नया टॉपिक है पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो गाइस अगर बात करूं मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात ऐसी लिटिगेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डाली जाती है। मतलब जब कोई केस कोर्ट में डाला जाता है, कोई लिटिगेशन कोर्ट में फाइल की जाती है, पर उस लिटिगेशन का पर्पस बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस लिटिगेशन व्हिच इज फाइल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो इसको ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पुराने समय में एक कंसेप्ट बड़ा फेमस होता था लोकस स्टैंडी का, जिसका मतलब होता था कि जिस बंदे को प्रॉब्लम है वही बंदा कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। लोकस स्टैंडी की डॉक्ट्राइन को फॉलो किया जाता था कोर्ट के द्वारा, जिसमें क्या होता था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तभी मैं कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता हूं। अगर आप कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आपको क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम है किसी भी कारण, किसी भी वर्क से, किसी भी काम से जो आप केस फाइल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो लोकस स्टैंडी ये बोलता था, अब मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूं, अब मान लो कि आगरा में ताजमहल है उसमें दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, या कोई फैक्ट्री खुली है, कंपनी खुली है जिसका धुआं उठता है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर मैं केस फाइल करता था तो मेरा केस डिसमिस हो जाता था, क्योंकि लोकस स्टैंडी की मैगजीन को फॉलो किया जाता था कोर्ट के द्वारा, जिसमें कोर्ट पूछता था कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर फैक्ट्री से जो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो। तो मैं अगर बोलता था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारे और अन्य लोगों को प्रॉब्लम है, मैं उसके बिहाफ में केस फाइल कर रहा हूं, तो ये अलाउ नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट डेवलप हो गया है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको मान लो किसी काम से कोई दिक्कत नहीं है, किसी फैक्ट्री के धुएं से परेशानी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि बहुत सारी पब्लिक के साथ गलत हो रहा है, पब्लिक को प्रॉब्लम है, तो आप पब्लिक के बिहाफ में जाके पीआईएल फाइल कर सकते हो। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्यों किया, आपको क्या दिक्कत है, ये प्रूव नहीं करने की जरूरत है। जैसे मान लो गंगा बहती है तो गंगा रिवर प्रदूषित तो हो रही है, अगर मैं चाहूँ तो केस फाइल कर सकता हूँ, पीआईएल कोर्ट में फाइल कर सकता हूँ कि गंगा के प्रदूषण से बचाया जाए, और कोर्ट मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हो तो आपको क्या दिक्कत है उस गंगा के प्रदूषण होने से, तो आप तो रहो हिमाचल प्रदेश में, ऐसा अब नहीं होता। तो जो पीआईएल का कंसेप्ट है ये जो है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप हुआ है, और साथ ही साथ जो लोग गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो पुअर हैं, जो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कंसेप्ट डेवलप हुआ है। क्योंकि कई बार मान लो एक फैक्ट्री खुली, उसके आसपास बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उस फैक्ट्री के धुएं से गरीब लोग बड़े परेशान हैं, तो वो केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तब भी उनके बिहाफ में कोई बंदा जो अमीर है, रिच है, वो केस फाइल कर सकता है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है लिटिगेशन व्हिच इज फाइल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। अब बात आती है इसकी इवोल्यूशन की, डेवलपमेंट की। तो अगर मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट की इवोल्यूशन की बात करूं तो इसको मेनली जस्टिस पीएन भगवती जी ने डेवलप किया है, पर ऐसा नहीं है कि पीएन भगवती जी ने डेवलप किया, इसके जो सीड्स है बताना चाहूंगा मैं, बट द सीड्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीएल वाज इनिशियली सोन इन इंडिया बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर। जो हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे उन्होंने 1976 में ही इसके बीज बो दिए थे, लेकिन हाँ इसको मेनली डेवलप किया जस्टिस पीएन भगवती ने। हम कुछ केस लो देखेंगे जिन केस लो में आपको बड़ा इजीली और भी ज्यादा पता चलेगा। जो ये बात मैंने बताई आपको, ये वाली बात, दिस द सीड्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीएल वाज इनिशियली सोन इन इंडिया बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर इन 1976। ये बात बोली गई थी मुंबई कामगर सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976 का केस है। MUMBAI मुंबई, कामगर KAMGAR कामगर, सभा SABHA वर्सेस अब्दुल थाई ABDUL THAI थाई 1976 इसमें बोली गई थी। दूसरा केस आ गया हुसैनरा खातून वर्सेस चलो बिहार 1979 का केस है। तो इस केस में क्या था, ये पहला रिपोर्टेड केस था PIL का, जिसमें क्या था जो प्रिजनर थे, जो ट्रायल अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर बिहेवियर किया जा रहा था, उनको अच्छी जेलों में रखा जा रहा था, तब ये PIL फाइल की गई थी। और इस PIL के बाद 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर को छोड़ दिया गया था। अंडर ट्रायल प्रिजनर मतलब उनका ट्रायल अभी तक चला हुआ है, उनको अब तक कन्विक्टेड नहीं किया गया है, उनको दोषी नहीं पाया गया, ट्रायल चला हुआ है, तो 40,000 से ज्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया था PIL फाइल करने के बाद। ये पहला PIL केस था इंडिया का। दूसरी बात की जाए SP गुप्ता वजीर इंडिया, ये केस जो था जस्टिस पीएन भगवती ने सुना था, और इस केस में भी ये केस PIL से डील करता है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, जस्टिस पीएन भगवती ने क्या बोला, इन दिस केस जस्टिस पीएन भगवती हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और सोशल एक्शन ग्रुप एक्टिंग बोना फाइड कैन इन्वोक द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट under Article 32 of the Constitution, seeking redressal against the violation of legal or constitutional rights of the person who cannot approach the court due to his socio-economic condition। तो इसमें क्या बोला गया कि जो जस्टिस पीएन भगवती ने बोला कि कोई भी बंदा जो है अमीर है वो गरीबों के बिहार में केस फाइल कर सकता है, फाइल कर सकता है, ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पीपल है, जो बैकवर्ड पीपल है, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। जस्टिस भगवती did a lot to ensure that the concept of PIL was clearly initiated. He didn't insist on the observance of the procedural technicalities and even treated ordinary letter from public minded individual as a writ petition। तो इस केस में एसपी गुप्ता के केस में जस्टिस पीएन भगवती ने तक बोला था कि अगर कोई बंदा साधारण लेटर भी देता है कोर्ट में तो उसको भी आप PIL की तरह ट्रीट कर लो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह ट्रीट कर लो, लंबे प्रोसीजर में मत पड़ो, ताकि बहुत सारे गरीबों का, सोशली बैकवर्ड पीपल्स का
वाला केस है, ये गंगा रिवर केस है। इसमें जो था एमसी मेहता जी ने केस फाइल किया था कि गंगा रिवर बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ध्यान सुनना मेरे बात। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशनर आल्दो नॉट एन ओनर ऑफ द गंगा रिवर एंड बट एंटाइटल्ड टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है बाकी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन की प्रोटेक्शन के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब आया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ था, ये पेल फाइल की गई थी। तो विशाखा है, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये एक एनजीओ का नाम है। इस एनजीओ ने एक लड़की थी, एक और थी राजस्थान की बम्बरी देवी, उसके भी हाथ में केस फाइल किया था। बम्बरी देवी का एक्चुअली रेप हुआ था, तो ये केस उससे डील करता है। तो पीआईएल फाइल की गई थी, और इस केस में जो पीआईएल फाइल की गई थी, इस केस की जजमेंट के बाद जो पार्लियामेंट है उसको बोला गया था कि आप प्रॉपर एक्ट बनाओ। तो पार्लियामेंट ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रेजिस्टेंस एक्ट 2013 पास किया था। जो ये विशाखा वाला केस है, बड़ा अच्छा केस है, जेन्युइन सा केस है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने स्पेशली डिटेल में इस केस के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ये इसका इवोल्यूशन हो गया, कैसे ये केस हमें डिस्कस कर रही है कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। मेनली इसकी डेवलपमेंट किसने की है, जस्टिस पीएन बख्शी ने की है, पर इसके जो बीच थे वो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही वो दिए थे पीएल के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। अब बात आती है कि क्या फैक्टर रिस्पांसिबल है पीएल की ग्रोथ में। वो फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पीएल, पहला क्या है, द कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप हमारे भारतीय संविधान को देखते हो तो भारतीय संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रेश एनवायरनमेंट है, बहुत से राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। तो उन फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पीएल के कंसेप्ट को डेवलप करना बड़ा जरूरी बन गया था, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग थे जो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे पैसों के अभाव में। इसलिए क्या हुआ, ऐसा कुछ किया गया कि एक कोई भी व्यक्ति उन लोगों के बिहाफ में केस फाइल कर सकता है उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि गरीबों को भी राइट टू लिव इन फ्रेश एनवायरनमेंट है, अमीरों को भी। तो अगर गरीबों को फ्रेश एनवायरनमेंट में रहने का राइट नहीं मिल रहा, कोई फैक्ट्री उनके घर के पास खुली है जो पूरे वातावरण को तबाह कर रही है, पोल्यूट कर रही है, तो उनको राइट है जीने का, वो भी केस फाइल कर सकते हैं। उनके बिहाफ में कोई केस फाइल कर सकता है जो रिच है। तो मतलब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर को देखते हुए इस पीएल के कंसेप्ट को डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है। प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन है जो लगातार बन रहे हैं, प्रोग्रेसिव नेचर की हैं, मतलब लोगों को फायदा देने वाले हैं। तो उन प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन को देखते हुए भी इस कंसेप्ट की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बहुत सारे लेजिस्लेशन ऐसे बने हैं जो बुक में किया उनको एक्चुअल यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है, अगर पता है तो पैसे नहीं है केस फाइल करने के। तो ऐसा सिस्टम लाया गया पीएल का कि और कोई लोग, कोई भी व्यक्ति जो अमीर है या कोई जो केस कर सकता है, वो बाकी लोगों के बिहाफ में केस फाइल कर दे। तो प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन की वजह से भी पीएल की ग्रोथ हुई है। लिबरल इंटरप्रिटेशन का रूल ऑफ लोकल स्टैंडिंग, अब जो लोकल स्टैंडिंग की इंटरप्रिटेशन बड़ी ज्यादा लिबरल कर दी, बड़ी ज्यादा पोलाइट कर दी। लोकल स्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिस बंदे को प्रॉब्लम है वही केस कोर्ट में आ सकता है, पर अब ऐसा नहीं होने लगा। अब इसको लिबरल इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, इसको हटा ही दिया गया। अब तो कोई भी बंदा केस फाइल कर सकता है किसी के बिहाफ में, तो ये भी आपने याद रखना है, इसकी ग्रोथ के कारण बने। अब आता है हु कैन फाइल पीएल, पीएल कौन फाइल कर सकता है, तो पीएल जो है वो एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, कोई व्यक्ति फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और अगर वो चाहे तो मैजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, डीसी साहब, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, उनके पास भी अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी पीएल फाइल की जा सकती है। ये 133 जो न्यूसेंस से डील करता है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपके इतना काफी है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। अब आती है बात अगेंस्ट होम रिट कैन बी इशू, किसी अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है। तो रिट जो है वो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू हो सकती है, किसी कॉर्पोरेट बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकती है, किसी के भी अगेंस्ट इशू हो सकती है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। और जो मैं लिखा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट, इवन स्टेट के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। तो स्टेट है, स्टेट का मीनिंग वही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंदर दे रखा है। स्टेट मतलब लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सबके अगेंस्ट ये पीएल इशू हो सकती है। अब बात आती है अगले पॉइंट की कि पीएल की सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख लो, नहीं है सिग्निफिकेंस ऑफ द पीआईएल या बेनिफिट ऑफ द पीएल। तो पहले बेनिफिट क्या हुआ है मैं यहाँ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, आपको समझ जाएगा। पहला क्या पीएल का बेनिफिट हुआ है, द एम ऑफ द पीएल इज टू गिव टू द कॉमन पीपल एक्सेस टू द कोर्ट टू ऑब्टेन लीगल रेडरेस। पहला इसका बेनिफिट ये हुआ है कि इसका उद्देश्य जो है वो गरीब लोगों को कोर्ट तक पहुंचाना है, उसका फायदा यह है कि गरीब लोग कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, पीएल इज इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, पीएल ने सोशल चेंज में, सोसाइटी में चेंज लाने में बहुत ज्यादा सहायता की है, ये इसका बेनिफिट है। तीसरा, पीएल हेल्प्स टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ एंड बैलेंस बिटवीन द लॉ एंड जस्टिस, पीएल की वजह से देश में कानून का शासन चला है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। तो पहले क्या था, अमीर लोग तो कानून का फायदा लेके कोर्ट में केस फाइल कर देते, लेकिन गरीब नहीं कर पाते थे। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इशू है तो गरीबों को फायदा हो रहा है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो रहा है। अगला क्या है, द ओरिजिनल पर्पस ऑफ पीएल इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर, गरीबों को जस्टिस देना भी इसका एक पर्पस है, ये भी इसका बेनिफिट हुआ है। इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेक ह्यूमन राइट्स रीड दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट, मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेक ह्यूमन राइट्स रीड दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट। मैं यहाँ पे कुछ गलत मेरे को पढ़ा जा, मेरे से क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि जो इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू मेक द ह्यूमन राइट्स रीच दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट, रीच REACH होगा, मतलब सॉरी गाइस आप बोलोगे सर को अपनी राइट समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं लगातार पिछले 4-5 घंटों से लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो थोड़ा दिमाग का हो जाता है ऐसे, गाइस माफी चाहूंगा। यहाँ लिखा गया है इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल, पीएल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इंस्ट्रूमेंट है टू मेक ए ह्यूमन राइट रीच दोज हु हैव बीन डिनाइड, उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जिन लोगों की राइट्स को डिनाइड कर दिया गया था, मना कर दिया गया, उनको भी राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हो गए, बेनिफिट हो गए। अब बात आती है स्टेट वीकनेस, पीएल की क्या वीकनेस है, ये भी आप लिख सकते हो, वीकनेस ऑफ द पीएल, पीएल की डीमेरिट क्या, कमियां क्या, किस सिस्टम क्या है। पहला क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग राइट, प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग, COMPETING कंपीटिंग राइट। इसका मतलब ये है कि बहुत बार क्या होता है, कोर्ट में जब केस फाइल होता है पीएल का, तो कोर्ट के सामने दो राइट्स आ जाते हैं। एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें वर्कर काम कर रहे, राइट टू लाइवलीहुड उनके पास। अब उस कंपनी को बंद करने के लिए पीएल आ गई कोर्ट में, तो कोर्ट को देखना पड़ता है कि मैं लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिव इन फ्रेश एनवायरनमेंट को देखूं या उनकी राइट टू लाइवलीहुड को देखूं। तो कोर्ट को ना प्रॉब्लम आती है कंपीटिंग राइट में कि किसकी राइट्स को मैं बेनिफिट दूं, दोनों की राइट तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कोर्ट को बहुत बार
प्रॉब्लम है। तीसरा डिले इन प्रोसीजर, आज के टाइम पे इतनी पीएल कोर्ट में फाइल हो गई है कि प्रोसीजर बहुत डिले हो रहा है, केस डिसाइड नहीं हो जल्दी, बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो ये भी इसकी वीकनेस है, इसकी वो है, कमी है। अब बता टूल ऑफ हरासमेंट, जो पीएल है ये एक टूल बन गया है, इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों को हरास करने का। मुझे लगता है कि फैक्ट्री वाला बंदा बड़े पैसे कमा रहा है तो मैं उससे वो हरास करना चाहता हूँ, पीएल फाइल कर दूंगा, बाजार चक्कर काटता रहेगा। तो मतलब एक टूल ऑफ हरासमेंट हो गया है पीएल, तो इसकी वजह से इसकी बुराई की जाती है, तो हमारा पीएल भी खत्म हो गया। अब गाइस मैं कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में है भी कुछ नहीं भी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम लोकपाल एंड लोकायुक्ता को समझेंगे। तो पहले मैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता की बात करूं तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो है ये एक प्रकार की एंटी करप्शन बॉडी है, करप्शन को रोकने की एक बॉडी है, उसकी करप्शन के अगेंस्ट काम करने वाली बॉडी है, जिसको ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है, कई देशों में इनको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि लोकपाल जो है ये सेंट्रल लेवल में होते हैं, सेंट्रल लेवल में लोकपाल होती हैं, लोकायुक्ता जो है वो स्टेट लेवल में होती हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्ता होंगे वो सेंट्रल लेवल में लोकपाल होंगे। जो ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है ये 2013 में पास हुआ था, आपको पता है, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्ता जो है वो स्टेट लेवल पे होता है। और जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ ये स्टैच्यू के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं। कौन सा स्टैच्यू? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर को स्टैब्लिश नहीं किया गया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, पर ये नहीं दिया हुआ, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब बात आती है व्हाई डू वी नीड ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्यों है? हमारे देश में करप्शन बहुत सारा है, करप्शन को खत्म करने के लिए इसकी जरूरत है। दूसरा गुड एडमिनिस्ट्रेशन, देश का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले, रनिंग गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए भी इस बॉडी की जरूरत है, क्योंकि ये बॉडी नहीं होगी तो देश में करप्शन फैलेगा, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्या ही चलेगा। एंटी करप्शन, तीसरा पॉइंट क्या इसका होने का, एंटी करप्शन एजेंसीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। आज के टाइम पे जो एंटी करप्शन एजेंसी है वही इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे सीबीआई है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सीबीआई के लिए आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं सीबीआई के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है, इवन सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टर्म्ड सीबीआई इज कैज्ड पैरट एंड इट्स मास्टर्स वॉइस, मतलब ये भी एक तरह से तोता है, पिंजरे में पड़ा हुआ तोता है जो अपने मास्टर की बातें ही बोलता है, अपने जो उसका मास्टर है उसी की बात गाता है। तो ये अपने लिखना के कारण क्या, तीन कारण है हमें जो जरूरत चाहिए लोकपाल एंड लोकायुक्ता की, क्यों जरूरत पड़ती है? करप्शन को खत्म करने के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और जो एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्टिंग बॉडी, एंटी करप्शन बॉडी है वही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है, जैसे सीबीआई होगी एंटी करप्शन बॉडी। अब बात आती है इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कब आया, कंसेप्ट कहां से आया? तो सबसे पहले जो है 1809 में स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन को एस्टैब्लिश किया गया, सबसे पहले सबसे पुराना स्वीडन में एस्टैब्लिश हुआ। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो 1962 में आ गया था। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे स्टेप उठाए गए, इंडिया में बहुत सारे स्टेप उठाए गए, लेकिन फाइनली जो ओम्बुड्समैन आया, लोकपाल लोकायुक्ता आए, वो 2013 के बाद आए। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले 1960 में क्या हुआ, अशोक कुमार सेन जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं माना। फिर 1966 में क्या हुआ, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू लुक इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरी इंक्लूडिंग एमपी। फिर 1966 में क्या हुआ, फिर से रिकमेंडेशन दी गई कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में 2 अथॉरिटी होनी चाहिए जो एमपीस और बाकी पब्लिक फंक्शनरी है उनके अगेंस्ट केसेस को सुने, पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1968 में लोकपाल एक्ट बना, लोकपाल बिल बना, बिल पास हुआ, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा में गया तो लोकपाल होगी, फिर डिसॉल्व लोकसभा डिसॉल्व होगी और लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल वही खत्म हो गया, नहीं बन पाया। फिर फाइनली क्या हुआ, 2013 से पहले कम से कम 11 अटेम्प्ट किए गए इस एक्ट को एस्टैब्लिश करने के, पर नहीं बन पाया। लेकिन 2011 में आपको याद होगा अन्ना हजारे जी ने जन लोकपाल मूवमेंट शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोग बैठ के, अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठ के, केजरीवाल साथ में थे। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन पे 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट पास कर दिया गया, तो तब से अब एक्ट एस्टैब्लिश हो रखा है। अब बात आती है, नई बात याद कर लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट में कौन कौन आएगा। तो इसके कंपोजिशन क्या है, इसमें एक चेयरपर्सन आएगा, चेयरमैन आएगा, दूसरा इसमें 8 अदर मेंबर्स आएंगे। अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो ये या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर कोई और एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है, कोई फेमस बंदा हो सकता है, जैसे आईएएस ऑफिसर से आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, वो चेयरपर्सन बन सकता है। और 8 में अदर मेंबर होंगे। पर 8 अदर मेंबर की बात करूं, 8 में से 50% तो जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए, अर्थात उनके पास 50% मतलब 4 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास लॉ की डिग्री हो, एडवोकेट हो, जज हो, वही होंगे। बाकी 4 जो है वो अन्य फील्ड से हो सकते हैं, टैक्स से हो सकते हैं, एनवायरमेंटल की फील्ड से हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से हो सकते हैं, बाकी ऐसे हो सकते हैं। अब बात आती है कि हु कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ, कौन जो है वो लोकपाल लोकायुक्ता का मेंबर नहीं बन सकता, इस एक्ट के अंदर कौन लोकपाल या लोकायुक्ता नहीं बन सकता, कौन नहीं बन सकता, एमपी और एमएलए जो है वो नहीं बन सकते, एमपी और एमएलए हैं जो जिनकी एज 45 साल से कम है वो नहीं बन सकते, जो मेंबर है पंचायत की या म्युनिसिपैलिटीज के वो नहीं बन सकते, जिन्होंने बड़ा एक ऑफेंस किया, मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस कर रखा है वो नहीं बन सकते, या फिर जिन पर्सन को रिमूव कर दिया है, पर्सन से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको रिमूव कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसके मेंबर नहीं बन सकते। अब आती बात कि इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एक चेयरपर्सन हो गया और 8 अदर मेंबर्स हो गए, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट करता है केवल प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से अपॉइंट इसको नहीं कर सकता, इसको भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ता है। प्रेसिडेंट करेगा, इट विल फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी है? सिलेक्टिंग कमेटी। एक सिलेक्टिंग कमेटी होगी, वो नाम लिख कर देगी, उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब सिलेक्टिंग कमेटी में कौन से बंदे मेंबर होंगे? सिलेक्टिंग कमेटी का एक चेयरपर्सन होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। जो चेयरपर्सन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होगा, और जो 4 अदर मेंबर होंगे इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, दूसरा इसमें आएगा मेंबर ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, तीसरा इसमें आएगा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जजेस अपॉइंट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बस सीजे आ जाएगा या सीजे ने किसी और जज को अपॉइंट कर रखा है वो आ जाएगा। और लास्ट में कौन आ जाएगा, ये एमिनेंट जुरिस्ट, कोई एमिनेंट जुरिस्ट आ जाएगा जो फेमस जुरिस्ट है, जो इवन दो एडवोकेट नहीं है, जज नहीं है, जुरिस्ट है, लोग का नॉलेज रखता है, वो आ जाएगा, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, इसका नाम को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को किसी बंदे को एमिनेंट जुरिस्ट को अपॉइंट कर देगा, तो वो यहाँ पे 4 अदर मेंबर आ जाएंगे इसके, ठीक है जी। वो आ जाएंगे इस जो मतलब लोकपाल लोग होता है उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर होंगे, चेयरपर्सन पीएम होगा, 4 मेंबर में लोकसभा स्पीकर आएगा, ओबीसी लीडर लोकसभा आएगा, फिर एक सीजे आएगा या सीजे ने किसी और जज को अपॉइंट कर रखा है, और लास्ट में चौथा एमिनेंट जुरिस्ट आएगा, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, एमिनेंट जुरिस्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये होगी। अब बात आती है नया, जो यहाँ मैं लिखा नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ अभी, नई जो हेडिंग आती है वो है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस अर्थात ये मेंबर है वो कितने टाइम तक काम करेंगे, सेक्शन 6 इसका आंसर देता है। उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, सेक्शन 6 आंसर देता है कि वो या तो 5 साल तक काम करेंगे, 5 ईयर तक काम करेंगे, या फिर 65 ईयर तक जब उनकी एज ना हो जाए तब तक काम करेंगे। मैं लोकपाल की बात कर रहा हूँ। लोकपाल जो है वो या तो 5 साल तक, जो भी नहीं पढ़ा वो लोकपाल के बारे में पढ़ा है, लोकायुक्त के बारे में पढ़ा। लोकायुक्त 63 आर्टिकल सेक्शन के बाद आता है, हम लोकपाल के बारे में पढ़ा हमने। तो क्या होगा, लोकपाल जो है वो 5 साल तक काम करेंगे या फिर 65 ईयर तक इनकी एज ना हो जाए तब तक काम करेंगे, विच एवरेज अर्लियर। जैसे मैं हूँ, मेरे को लोकपाल बना दिया, मेरी एज 50 ईयर है तो मैं 55 ईयर तक काम कर सकता हूँ, और अगर मेरी एज 62 ईयर है तो मैं 65 ईयर तक काम कर सकता हूँ, केवल 3 साल। मतलब या तो 5 साल तक काम करेंगे या फिर 65 साल तक काम करेंगे, विच एवरेज अर्लियर, जो पहले आ गया तो छोड़ना पड़ेगा। पर फिर भी ये जो है लोकपाल है जो वो अपने ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन क्यों देंगे, वो प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकते हैं, मेरे को काम नहीं करना, तो 5 साल पूरे होने से पहले भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, उनको रिमूव भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 37 के अंदर दे रखे हैं, कभी को रिमूव किया जा सकता है। तो जो इनको रिमूव किया जा सकता है अंडर अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 37, तो ये मेंबर जो लोकपाल के रिमूव भी किया जा सकता है। अब आती है बात इनकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में, क्या होगा, तो सेक्शन 7 में इनकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। तो चेयरपर्सन है, तो ये चेयरपर्सन है, इसकी सैलरी क्या होगी, ही शैल बी same, the chairperson shall be the same as those of the chief justice of India। जो CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सैलरी उसको मिलती है, जो अलाउंसेस उसको मिलते हैं, उसको मिलेंगे। अदर मेंबर शैल बी सेम एज दोज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती है, वो इनको मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। जो चीफ जस्टिस को मिलती है वो इसको मिलेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है वो इसको मिलेगी। अब लोकायुक्त की बात करेंगे, तो लोकायुक्त में क्या होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मिलती है वो चेयरपर्सन को मिलेगी, और जो अदर जजेस को मिलती है हाई कोर्ट की वो इनको मिलेगी। वहां पे हाई कोर्ट दिखा जाएगा ना। अब आती बात कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लोकपाल लोकायुक्त क्या है। अब हम नई हेडिंग बनाओगे, पावर एंड फंक्शन। ये लोकपाल है, लोकल युक्त है, इनके पावर एंड फंक्शन क्या, बड़ी इजी है। सुनते यहाँ पहला है, कीप्स वॉच ओवर ऑल द पब्लिक ऑफिशियल। जितने भी पब्लिक ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, उनके ऊपर देख रेख करनी, वोचिंग करनी, वो गलत काम तो नहीं कर रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे, पहला ये काम है इनका। दूसरा क्या है, इट कैन एक्ट स्यू मोटो, ये खुद एक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई इनके पास कंप्लेंट ना भी दे, अगर इनको शक होता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर, ये खुद ही एक्शन ले सकते हैं। स्यू मोटो मतलब बाई इटसेल्फ, किसी बिना किसी एप्लीकेशन के भी एक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्ट एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, अगला पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट एक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, तो उसको भी ये प्रोटेक्शन करते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई गलत चार्ज ना लगा दे, उनको फंसाने की कोशिश ना करे। आपको पता ही है, तो ईमानदारी से काम करता है तो फंसाने की कोशिश की जाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसके फेवर में काम करते हैं। 5वां पॉइंट है, पावर टू सीज द असेट्स प्रोसीड्स रिसीव्ड। इनके पास पावर है कि वो किसी भी प्रकार के असेट्स, असेट्स को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, किसी प्रकार की रिसीप्ट्स को भी जब्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पावर ऑफ सस्पेंशन। इनके पास पावर है सस्पेंड करने की, किसी पब्लिक ऑफिशियल को अगर जिसके अगेंस्ट करप्शन के चार्ज लगे हैं तो ये उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं जॉब से। अगला पॉइंट है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट दे रखी है, जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वो दे रखी है। और लास्ट में क्या है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। ये सीबीआई के ऊपर है, इनको पावर दे रखी है सीबीआई को डायरेक्शन देने की, सीबीआई को सुपरिटेंड करने की। तो ये उसकी पावर एंड फंक्शन में आप सारा लिख दोगे। आई होप आपको लोकपाल एंड लोकायुक्त समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। हाँ जी गाइस, तो गाइस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बोला आपको करवाई देता हूँ। तो अगर गाइस डिफरेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सोर्स माना गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, है ना। ये मैंने आपको बताया था। हम इसलिए डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस क्या क्या सकता है। पहला क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये कोडिफाइड है, आपको पता है इसका प्रॉपर कोडिफिकेशन हुआ है। पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये अनकोडिफाइड है, ये जजेस ने डेवलप किया है, मैंने आपको पहले बोल दिया, जब इसका कोडिफिकेशन कहीं नहीं हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसकी स्कोप जो है बहुत वाइड है, स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, क्योंकि ये जो है ये प्रेसिडेंट से डील करता है, प्राइम मिनिस्टर से डील करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील करता है, ये सभी लोगों से डील करता है। पर इसकी स्कोप नैरो है, इसकी स्कोप नैरो है, क्योंकि ये जो है केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर अप्लाई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करूं तो ये जो है ये सुपीरियर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सुपीरियर है, ये ज्यादा सुपीरियर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कंपैरिजन में। पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सबऑर्डिनेट है, इसके अंदर आता है, वो इसके अंदर आता है, वो मतलब सुपीरियर नहीं है बल्कि इसके अंदर आता है। इवन जितने भी लोग कंट्री में आ जाए वो सीपीसी या सीआरपीसी है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही होते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कर सकते हो कि द अल्टीमेट लॉ ऑफ द नेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये अल्टीमेट लॉ है, किसी भी नेशन का अल्टीमेट लॉ उस नेशन का संविधान ही होता है। ये जो है ये एंसिलरी है, एंसिलरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एंसिलरी। एंसिलरी मतलब सेकेंडरी है, अल्टीमेट नहीं है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी है, ये बाद में आता है। ये प्राइमरी है, अल्टीमेट लॉ है ना। अब हम नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं।
ये आपको छोटे में पूछा जा सकता है कि ओम्बुड्समैन क्या है। और लोकपाल लोकायुक्त, आपको ओम्बुड्समैन जो है ये भी एंटी करप्शन बॉडी होती है। इंडिया में ओम्बुड्समैन को लोकपाल लोकायुक्त बोलते हैं, इंग्लैंड में ओम्बुड्समैन बोलते हैं, स्वीडन में ओम्बुड्समैन बोलते हैं, इवन इंग्लैंड में छोरी बोलते हैं शायद। तो मैं बोलना मतलब ये कि हर कंट्री में नाम अलग है। तो ओम्बुड्समैन जो एक एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी, करप्शन को रोकने वाली ये बॉडी है। क्या है ये? एंटी करप्शन बॉडी। सबसे पहले जो ओम्बुड्समैन एस्टैब्लिश हुआ था वो कहां हुआ था? 1809 में स्वीडन में। उसके बाद बाकी देशों में होता गया। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 1960 में, जो मैं पीछे आपको 1960 में जो लॉ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था, फिर 1968 में लोकसभा में बिल पास हुआ था, लोकसभा डिसॉल्व होगी, बिल खत्म हो गया, तब तक 11 अटेम्प्ट हो गए। फिर 2011 में क्या हुआ? अन्ना हजारे ने मूवमेंट शुरू करा, अन्ना हजारे ने जन लोकपाल मूवमेंट शुरू करा, अनशन पे बैठ गए। फिर 2013 में फाइनली लोकपाल लोकायुक्त एक्ट पास हो गया, जिसके अंदर लोकपाल सेंटर में एस्टैब्लिश कर दिए गए और लोकायुक्त स्टेट में एस्टैब्लिश कर दिए गए। ये सारा लिख देना, ये ओम्बुड्समैन में सारा कुछ आ जाएगा। आपने जो पीछे हिस्ट्री पढ़ी है वो यहाँ पे आएगी, पीछे जो पढ़ा है वो यहाँ आएगा। बस थोड़ा सा आपने देखना है पहला लोकपाल का, पहला ओम्बुड्समैन का था वो था स्वीडन का। अब नया जो क्वेश्चन है वो आपका आता है लोकल स्टैंडर्ड को लेकर। लोकल स्टैंडर्ड क्या होती है? ये आपको पेपर में आया क्वेश्चन। देखो लोकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करवाया था, मैंने बताया था। लोकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो इस बंदे को प्रॉब्लम है, अगर बंदा कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है तो उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो केस फाइल कर रहा है, दिक्कत क्या है उसको। ये होता है लोकल स्टैंडर्ड। लोकल स्टैंडर्ड क्या होता है? जो बंदा केस फाइल करना चाहता है उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि उसको दिक्कत क्या है। तो देखो पहले वैसे होता है कंट्री में, मीनिंग लिखा मैंने, द लैटिन मैक्सिमम लोकल स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, लोकस एंड स्टैंडर्ड। मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक लोकस एक स्टैंडर्ड। यहाँ पे लोकस का मतलब क्या है? लोकस मींस प्लेस, लोकस मींस प्लेस, इसका मतलब है प्लेस, एंड स्टैंडर्ड मींस द राइट टू ब्रिंग एक्शन, राइट टू ब्रिंग एक्शन, राइट टू ब्रिंग एक्शन। तो लोकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव क्या मतलब हुआ? इट मींस राइट टू अपीयर और राइट टू ब्रिंग द एक्शन बिफोर द कोर्ट। क्या आपके पास क्या राइट है एक्शन ब्रिंग करने का कोर्ट में? As per this magazine, one person needs to show his legal capacity before approaching the court. इस मैगजीन के अनुसार एक बंदे को अपनी लीगल कैपेसिटी शो करनी पड़ती है जो कि वो कोर्ट में क्यों अप्रोच कर रहा है। It means the person can only approach the court when his personal interest is suffered or an injury is inflicted upon him. इसका मतलब होता है कि एक बंदा कोर्ट में केस केवल तभी कर सकता है जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट को हार्म हुआ है, नुकसान पहुंचा है, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, या फिर उसके साथ कोई उसकी इंजरी हुई है, उसके ऊपर इंजरी ने नुकसान किया उसको। और जो ऑर्डर 7 और रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का लोकल स्टैंडर्ड से डील करता है, ये बात हमें याद रखना। अब लोकल स्टैंडर्ड की मैं लोकल स्टैंडर्ड का एग्जांपल देता हूं। मान लो ए है, बी है, ए बी जो है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है तो केवल ए ब्रीच कर देता है और बी केस फाइल करना चाहता है तो केवल बी ही केस फाइल कर सकता है। कोई सी, कोई डी या ई जो है केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि बी को नुकसान हुआ है, डेट या इनडेट इसकी राइट का वायलेशन हुआ है, तो यही केस फाइल कर सकता है। ये लोकल स्टैंडर्ड बोलता है। पर इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। इसकी मेन एक्सेप्शन क्या लोकल स्टैंडर्ड की? पीएल। एक्सेप्शन क्या मतलब? अपवाद। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। लोकल स्टैंडर्ड के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात कई बार ऐसा पीएल के केस में ऐसा क्या होता है कि जो बंदे को प्रॉब्लम हुई है उसके सिवा और कोई बंदा भी केस कर सकता है, उसके बिहार में जुड़ी नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो ये केस फाइल करेगा। तो पीएल जो है वो लोकल स्टैंडर्ड का एक अपवाद है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पीएल के बारे में आप जानते हो, मैं पीएल को डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे ना। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो मेरी नजर में है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं अगर डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूं गाइस तो ये टॉपिक जो है आपको छोटे में आ सकता है। तो डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये मेनली फ्रांस में पाया जाता है। जो हमारा फ्रांस देश है उसमें डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम है। जैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फ्रांस में डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फ्रांस में डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। जो डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव है इसका फादर कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो उसका फादर है। एक्चुअली डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है गाइस कि फ्रांस में क्या है ना, फ्रांस में अगर जो सिंपल इंडिविजुअल हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके केस सुनने के लिए अलग से सिंपल कोर्ट है। तो वहीं जो पब्लिक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका केस सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है ना, ये कोर्ट पार्लियामेंट के दबाव बनाए के लॉ को फॉलो नहीं करते, या पार्लियामेंट के दबाव बनाए के लॉ से बाउंड नहीं है, बल्कि ये अपने लॉ खुद बनाते हैं, अपने रूल्स इटसेल्फ बनाते हैं, इटसेल्फ बनाते हैं। यही डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव है। और मैं आपको बता दूं कि ये पार्लियामेंट के दबाव बनाए के लॉ को फॉलो करने के बाउंड नहीं होते हैं। यही बात इंडिया से और फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मेन डिफरेंस है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रूप में काम करती है तो उनको पार्लियामेंट के दबाव बनाए के लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये पार्लियामेंट के दबाव बनाए के लॉ को फॉलो नहीं करते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट खुद लोग बनाते हैं, खुद रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इवन जो डाइसी थे, डाइसी मैं आपको बता दूं यहीं पे जो डाइसी हुए उन्होंने बोला था कि फ्रांस में तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, क्योंकि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में अलग अलग कोर्ट हैं, अलग अलग कोर्ट हैं, इसलिए रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन डाइसी गलत थे, फ्रांस में बड़ा अच्छा सिस्टम चला हुआ है और फ्रांस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो कि डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिंपली मींस द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल इन द फ्रांस। डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ लीगल टर्म दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रांस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नोन एज द डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव। नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे, इसको इसका फाउंडर माना जाता है, ये अपन ध्यान रखना है। इसमें एक बात बोली वो हमें याद रखनी है, डोइट एडमिनिस्ट्रेटिव डज नॉट रिप्रेजेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इट कंटेन द रूल्स डिप्लॉयड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। बस अब हम कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के बारे में। हाँ जी गाइस, तो अगर गाइस मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है और इसकी मैं बस हिस्ट्री से नॉलेज ले लेते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। अगर मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो इसको भी इंडिया में हमारे कोर्ट ने ही इनकॉर्पोरेट किया है, इनकॉर्पोरेटेड बाय द कोर्ट फॉर रिव्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है हमारे देश की, उनके एक्शन को रिव्यू करने के लिए इस डॉक्ट्राइन को इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे कोर्ट के द्वारा। और अगर मैं बात करूं इस डॉक्ट्राइन की, सबसे पहले जो डेवलप हुई थी, ये कहां डेवलप हुई थी? यूके में। सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुई थी,
एज इफ इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंग्लैंड में डेवलप हुई थी। किस केस में डेवलप हुई थी? काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियन एंड अदर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल सर्विस 1985। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई किस केस में हुई? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एमजी माधवन पिल्लाई। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लिख लो, क्योंकि कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है। तो ये स्टेट ऑफ इस केस में इंडिया में डेवलप हुई। इस केस में हुआ क्या था, बताता हूं क्या हुआ था, क्या वो समझ जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लाइजमेंट एक्सपेक्टेशन है क्या। इस केस में क्या हुआ, सुनना ध्यान से। क्या हुआ? Herein a sanction was issued for the respondents to open a new aided school and to upgrade the existing school। हुआ क्या, एक बंदे को ऑर्डर मंजूरी मिल गई कि वो नए स्कूल खोल सकता है और पुराने स्कूल को अपग्रेड कर सकता है, और उस बंदे ने गवर्नमेंट की बात सुनकर वैसा ही किया। 15 दिन के बाद क्या हुआ, आफ्टर 15 डेज क्या हुआ, एन ऑर्डर वाज इशूड 15 डेज लेटर टू कीप द प्रीवियस सैंक्शन पोस्ट। एक ऑर्डर पास किया, पहले हमने ऑर्डर किया था आपको कि आप न्यू स्कूल खोल सकते हो, पुराने को आप स्कूल को अपग्रेड कर सकते हो, इसको आप पोस्ट कर दो, स्टॉप कर दो। अब नया ऑर्डर देखो हमारा, तो जो नया ऑर्डर पास किया उसमें उनको बोल दिया कि आप नहीं कर सकते। तो ये नया ऑर्डर था, दिस ऑर्डर वाज चैलेंज्ड बाय द रेस्पोंडेंट इन प्लेस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, इन ल्यू ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। तो पिटिशनर ने उनका जो नया ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया कि मेरा प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सैंक्शन हैड एंटाइटल्ड द रेस्पोंडेंट टू द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड द सेकंड ऑर्डर वायलेटेड द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था पहले वाला, वो इंडिविजुअल के लिए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बना रहा था और दूसरा ऑर्डर उसके राइट को वायलेट कर रहा था, और उसके दूसरे वाले ऑर्डर को खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन होनी, लेजिटिमेट जायज एक्सपेक्टेशन होना। अब गवर्नमेंट से हमें कुछ जायज एक्सपेक्टेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से हमें कुछ जायज एक्सपेक्टेशन हो सकती है। जैसे इस केस में बंदे को एक एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को अलाउ कर दिया है, अब मैं स्कूल खोलूंगा, अपना काम चलाऊंगा, तो एक जायज एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट को चेंज नहीं करेगी। बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का वायलेशन हुआ। तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को उसके दूसरा ऑर्डर था उसको वायलेट कर दिया। तो बोला गया है कि ये जो है ना, ये मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शन को रिव्यू करने के लिए ये एक मैगजीन डेवलप हुई है, की गई है। तो इस रिव्यू का केस आपने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ जो नाम से लग रहा है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लेजिटिमेट जायज एक्सपेक्टेशन है तो आपकी एक्सपेक्टेशन को सुप्रीम कोर्ट हमेशा ध्यान में रखेगा। मीनिंग में क्या लिखा हुआ, मीनिंग लिखा है, इट हैज बीन राइटली सेड दैट ए मैन शुड कीप हिज वर्ड्स। एक बंदे को अपने वर्ड्स पे रहना पड़ता है, ये कहा गया है। So when the promise is not a promise but is made with the intention that the other party should act upon it। तो मतलब क्या है कि हर बंदे को अपनी जुबान में रहना पड़ता है। इसलिए अगर बंदे ने कोई प्रॉमिस कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई एक्ट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, और अगला बंदा उस पर एक्ट कर लेता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को वैसा ही रहना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन द पब्लिक अथॉरिटी कैन बी मेड अकाउंटेबल इन ल्यू ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अकाउंटेबल किया जा सकता है इन ल्यू ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि हमें आपसे लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। A person may have a reasonable legitimate expectation of being treated in a certain way by the administrative authorities, owing to some consistent practice in the past or an expect promise made by the concerned authority। तो हर बंदे को legitimate expectation हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने पास में कोई काम किया, पास में कोई प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस के बेस पे हर बंदे को कुछ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो ये होती है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। जैसे कुछ केस लोग हैं, मैं नोट्स में लिख रखे हैं, आप पढ़ लेना। अब लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और काफी आप भी थक गए होंगे। कुछ केस लोग हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्री। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट elaborate on the nature of the doctrine of legitimate expectation। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की डॉक्ट्राइन को elaborate किया। तो भाई डॉक्ट्राइन का मतलब यही है कि लोगों को गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है, गवर्नमेंट के कुछ प्रॉमिस की वजह से या गवर्नमेंट के कुछ बोलने की वजह से, तो फिर गवर्नमेंट को वैसा काम करना भी है, अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करते रहना है, जैसे इस केस में गवर्नमेंट करने जा रही थी। इस केस में क्या हुआ, दैट द ड्यूटी टू एक्ट फेयरली ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू हैव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन टू बी ट्रीटेड इन ए फेयर मैनर एंड इट इज इम्पैक्टिव टू गिव ड्यू इंपोर्टेंस टू सच एन एक्सपेक्टेशन। मतलब हर एक इंसान जो है, जो भी हम लोग हैं, जितनी जनता है, हर इंसान को गवर्नमेंट से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, जो ऐसा काम करें, ऐसा काम करें, तो गवर्नमेंट को उसके अनुसार खरा भी उतरना चाहिए। अगर वो खरा नहीं उतरती है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन कर रही है, उनके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा मोटा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, हमारे ब्लॉगिंग